हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? पहले भाई थंबनेल देख लो, आज वो कैब है, ग्रामर और यूसेज है। पहले जो कल वाले क्वेश्चन रह गए थे वो कंप्लीट कराऊंगी और उसके बाद आगे बढ़ूंगी, ठीक है? तो उसमें से ना दो क्वेश्चंस में आप लोगों को ये भी जानना है कि नोइंग वाला क्वेश्चन है और एक जो है एडजेक्टिव वर्किंग एज अ नाउन। तो मैं पहले वहीं से स्टार्ट करूँगी, उसके बाद जो है वो करूँगी। अभी आप लोगों को पहले मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरा कल वाला जो पार्ट था वो कहाँ था? 28 से 27 वाला। पहले 27 वाला आपको जो दो क्वेश्चन थे, ये 40 क्वेश्चन कल मैंने कराए थे। तो मैं आपको सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो अगर किसी ने कल वाला क्लास नहीं देखा है तो दे कैन वॉच दैट क्लास एज वेल। हमारे यहाँ पर ये बच्चों ने ये क्वेश्चन, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा भी था, आपके हिसाब से ये क्या है? तो क्वेश्चन ये था, द अक्यूज्ड वाज फाइनली अक्विटेड। तो इसमें जो है वो अक्यूज्ड क्या है? तो मैं अब आप लोगों को यहाँ पर ये बताऊँ कि मैंने इसमें कहा था इसमें कॉमन नाउन भी हो सकता है, मगर क्या मानेंगे? तो फिर मैंने इसमें पूरा स्टडी करने के बाद देखिए, जो अक्यूज्ड है ना, जैसे अक्यूज्ड होता है, डिजीज्ड होता है या डेड होता है, ये अपने बाद ना नाउन जो होता है वो इनका जो है वो ओमिटेड होता है। द अक्यूज्ड एम्प्लॉय, द डेड मैन, द डिजीज्ड पर्सन। यानी कि ये बेसिकली ये जो हैं ये क्वालिफाई करते हैं, ये क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं, ठीक है? तो हेयर दे आर नाउन, मगर ये क्या है कि जो जिस वर्ड को ये क्वालिफाई कर रहे हैं वो वर्ड यहाँ पर है नहीं, वो ओमिटेड है, ज़रूरत नहीं है, समय के साथ उसकी जो है वो ज़रूरत ख़त्म हो गई। तो यहाँ ये हैं एडजेक्टिव्स, मगर हेयर दे आर वर्किंग एज नाउन। तो यहाँ इसीलिए इसका आंसर है बी, ठीक है? आप कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एकदम ओवर जो इसमें जो डोमिनेटिंग आंसर है वो है एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन। फिर एक क्वेश्चन आया था, शायद क्वेश्चन नंबर 21 है ये। कहाँ था? कौन सा था? कौन सा क्वेश्चन था? लेट मी सी द क्वेश्चन फर्स्ट। है 35। इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन ये था कि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में यहाँ पर इस क्वेश्चन में मोस्टली लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मैम यहाँ पर ये क्यों नहीं है, ये क्यों है? तो आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगी। आप मेरी बात को ध्यान से कान खोल के सुने और फिर मेरी बात को जवाब दें कि मैंने आपको क्या समझाया और ये क्यों है। सबसे पहली बात, मैं इसके सामने खड़ी हूँ पहले समझाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नेस्फील्ड के बुक से एग्जांपल दूंगी या रेनन मार्टिन से। रेनन मार्टिन में खैर वो नहीं है, आपको नेस्फील्ड है। या आपको मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, मेरे पास भी एक किताब है और उस किताब में भी ये चीज़ लिखी हुई है, तो मैंने वो किताब अपनी पास में रखी हुई थी। कहाँ गई किताब मेरी? हाँ, ये रही। तो ये मेरे पास एक किताब है और उसमें एक चीज़ लिखी है, मैं एक एक करके आपको पहले समझाती हूँ क्या है। देखो, देखिए, सबसे पहले आपको इसमें यहाँ पर ये जानना है कि यहाँ हमने नोइंग क्यों लगाया और हैविंग नोन क्यों नहीं लगाया। यही आपके दिमाग में है कि भाई आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखी है कि जब एक काम आप लोगों ने, मैंने भी पढ़ा रखा अपने स्टूडेंट्स को, उन्होंने भी मुझसे पूछी है, तो मैं बता रही हूँ। जब एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है तो हम वहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल लगाते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, हैविंग नोन। अब सुनिए, अब यहाँ पे जो मैं समझाऊँ, देखिए, जो नो वर्ब है, सबसे पहले ये समझिए नो कौन सा वर्ब है? नो एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव यानी कि क्या बताने वाला? दशा बताने वाला, स्टेटिव है। ये वो वर्ब है जिसे आप आम टेंस में यूज नहीं कर सकते, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, सही है?
तो दिमाग में आता फिर नोइंग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये आर्म टेंस नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट। अब क्या है, नोइंग कौन सा वर्ब है, स्टेटिव। स्टेटिव वर्ब क्या होता है, जो फिजिकल एक्शन नहीं बताती हैं, ये क्या बताती हैं, दशा। ठीक है, क्या बताती है, मानसिक, मेंटल स्टेट बताती हैं। कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन से वर्ड हैं जो स्टेटिव वर्ब हैं, जो फाइनाइट वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं ले सकते, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, फियर और लव। फिर दोबारा से बोल रही हूँ, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, फियर, लव। अब आपको क्या है कि इन जितने भी ये वर्ब हैं जो मैंने भी आपके सामने बोले, नो, अंडरस्टैंड, फियर, बिलीव, लव, इन्हें आप जो है ये क्या बताते हैं, मानसिक दशा बताते हैं। तो मानसिक स्थिति बताने के लिए, क्या बताने के लिए, मानसिक स्थिति बताने के लिए, मानसिक स्थिति बताने के लिए इन वर्ब्स को प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज किया जाता है मानसिक स्थिति बताने के लिए। नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, ये फाइनाइट वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लेते, और नोइंग इज नॉट अ फाइनाइट वर्ब, ये एक नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल है। तो जब आपको स्टेटिव वर्ब बताना होता है, मानसिक स्थिति बतानी होती है, तो इन वर्ब्स को आपको किस में लेना होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब यहाँ पर इसका भी जो सेंटेंस है, इसका मीनिंग ये है, सच्चाई जानने के कारण उसने अपना एलिगेशन वापस ले लिया। तो यानी कि आरोप वापस लेते समय उसकी मानसिक स्थिति ये थी, उसे पता था कि ये आरोप जो है वो गलत है। तो यहाँ पर ये मानसिक स्थिति बता रहा है, इसलिए हमने नोइंग लगाया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर और क्या चीज़ बताना चाहूँगी मैं, एक और चीज़ अभी, क्योंकि मैंने इस पर पूरा, मैं इसको आपको समझाने के लिए मैंने पूरा यहाँ पर ये चीज़ जो है वो लगाया। तो मैंने ये आपको बताया कि कोर रूल ये है कि इफ़ द वर्ब इज स्टेटिव, दशा बताने वाला है, तो वो फाइनाइट वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा, लेकिन पार्टिसिपल में वो प्रेजेंट पार्टिसिपल लेगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पर मैं आपको इस बुक के से एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए, इसके साथ इसका एक और जो रूल है वो ये है, रीज़न बताने के लिए, रीज़न बताने के लिए भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। अब बताइए कौन यूट्यूब पर आकर इतने ज़्यादा देर टाइम जो है वो लगाएगा, मगर मैं फिर भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बस ऐसे ही। देखो, एक सेंटेंस यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, सेंटेंस ये है, not knowing the way I asked someone else for directions। अब आप यहाँ भी देखिए, ये रीज़न बताने के लिए आपने क्या लगाया है, नोइंग। वहाँ भी रीज़न है, रीज़न भी है और स्टेटिव है। तो इसीलिए जब आपको रीज़न बताना होता है, स्टेटिव वर्ब होता है। कौन कौन से स्टेटिव वर्ब थे, नो, बिलीव, लव, ये जो है ये आपके अंडरस्टैंड, ये वर्ब आपकी मानसिक दशा बताते हैं। और जब आपको इन्हें यूज़ करना हो तो आपको इन्हें किस में यूज़ करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, फाइनाइट वर्ब में ये यूज़ नहीं हो सकते। तो इसीलिए इसका सही जवाब है नोइंग। और आप चाहें तो नेस्फील्ड की किताब में ये चीज़ लिखी हुई है। नेस्फील्ड का एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ। नेस्फील्ड का एग्जाम्पल है ये वाला, मार्टिन ह्यूइंग्स की कैम्ब्रिज की वाले में भी है। नोइंग दैट शी वॉज प्रोन टू पैनिक आई हैंडल्ड द सिचुएशन केयरफुली, बिलीविंग दैट दे वर सेफ दे लोअर्ड देयर गार्ड। तो ये चीज़ जो है ये मैं आपको स्टैंडर्ड बुक से ही जो है एग्जाम्पल बता रही हूँ। और नॉट नोइंग व्हाट टू डू आई कॉल द पुलिस, ये नेस्फील्ड का नहीं है, माइकल स्वान की किताब का है।
नॉट नोइंग व्हाट टू डू आई कॉल्ड द, बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू आई कॉल्ड द पुलिस। तो ये था जो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। उसके बाद भी ना समझ में आए तो मैं क्या कर सकूं फिर। तो मैंने कल 40 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अब उसके आगे बढ़ते मेरे ख्याल से नंबर 1 से लिया होगा ना, है ना, 1 नंबर से लिया है ना। हाँ, अब यहाँ से वो जो क्वेश्चन थे वो हमने इसी में जोड़ दिए हैं। अब आप लोग देखिए पूरी है, शी इज एंशियस डैश हर पेरेंट्स अप्रूवल। अब इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने अभी आपको पॉइंट समझाया। तो चलिए आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए और फिर बताइए। हाँ जी, तो पहला आपका क्वेश्चन है और मैं आपको खुद ही पढ़ तो दिया मैंने, वैसे बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर आपका जो सही प्रेपोजिशन है दैट इज अबाउट। शी इज एंक्शियस अबाउट। अब क्यों आया है ये देखिए, एंक्शियस के साथ एंक्शियस मतलब होता है वरिड और अनईजी। तो इसके साथ मतलब जब रीअश्योरेंस अप्रूवल के साथ अबाउट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर या विद या ओवर लगता है और यहाँ पर ये ऑन है दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सही प्रेपोजिशन है, ही हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द कमिटी मेंबर्स। तो यहाँ पर और कुछ नहीं बैठ रहा है तो हम ऑन लगा दे सकते हैं, लेकिन जो सही जवाब होता है, ही हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर या जो है ओवर द कमिटी मेंबर्स। तो जब किसी के एक्शंस के साथ होता है तो विद या ओवर का यूज़ जो है वो किया जाता है, तो यहाँ पर हम ओवर लगाएंगे। द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, प्रेपोजिशंस हैं, द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। रिस्पॉन्सिबल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन फॉर यूज करेंगे। ही वॉज प्रिवेंटेड डैश एंटरिंग द हॉल। तो यहाँ आएगा ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द हॉल। नेक्स्ट है आपका, शी हैज़ नो टेस्ट। देखो भाई यहाँ पर क्या लगना चाहिए, शी हैज़ नो टेस्ट। फ्लैटरी के लिए उसका फ्लैटरी पसंद नहीं है, तो यहाँ पर शी हैज़ नो टेस्ट फॉर फ्लैटरी। शी हैज़ नो टेस्ट फॉर फ्लैटरी, तो यहाँ पर आएगा। देखो जब किसी चीज़ के लिए लाइकिंग या इंक्लिनेशन दिखाते हैं तो हम लगाते हैं फॉर, तो यहाँ आएगा शी हैज़ नो टेस्ट फॉर फ्लैटरी। द चाइल्ड डैश हिज ग्रैंडफादर इन पेशेंस एंड कर्टसी। तो टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, तो द चाइल्ड टेक्स आफ्टर रिजेंबल, द चाइल्ड रिजेंबल्स हिज ग्रैंडफादर। वी मस्ट अबाइड डैश द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अबाइड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आता है बाय, तो वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। ही इज सुपीरियर, सुपीरियर के साथ आएगा टू। ही इज सुपीरियर टू मी इन एक्सपीरियंस। ही इज एनग्रॉस्ड, एनग्रॉस्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में डूबे हुए होना, तो ही इज एनग्रॉस्ड इन अ नॉवल दीज डेज, कि आजकल नॉवल पढ़ने में डूबे हुए हैं। ही इज एनग्रॉस्ड इन अ नॉवल दीज डेज। द जज प्रिसाइडेड डैश द इंक्वायरी विद ग्रेट प्रिसीजन। ये देखिए द जज, अब इसमें जो है द जज, देखो प्रिसाइडेड के साथ का मतलब होता है, प्रिसाइडेड के साथ हम लगाते हैं ओवर। प्रिसाइडेड ओवर का मतलब होता है कि जब to exercise authority, so the judge presided over the inquiry with great patience. अब यहाँ पे parts of speech identification है। In the sentence, fast runners seldom remain fast all their lives. The first fast is runners noun है, तो fast क्या हो गया, that is adjective। Remain फास्ट ऑल देयर लाइव्स, तो ये क्या है आपका, दैट इज। अब एक बार बताओ ये दूसरा फास्ट क्या है। फास्ट रनर्स में नाउन को क्वालिफाई करा, तो फास्ट रिमेन सेल्डम, फास्ट रिमेन इज सेल्डम फास्ट। तो बात ये है, ये जो रिमेन है ना, ये भी ना कॉपुला की तरह ही काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरह ही काम कर रहा है। तो इस रनर की क्वालिटी बता रहा है। कैसे यूज़ हो रहा है, प्रेडिकेटिवली यूज़ हो रहा है। ये भी एडजेक्टिव ही है, सेकंड वाला भी एडजेक्टिव ही है, कन्फ्यूजियाना मत फिर। अब यहाँ देखो ये बढ़िया है क्वेश्चन, इनफ इज एज गुड एज अ फीस्ट। इनफ इज एज गुड एज अ फीस्ट। अब यहाँ पूछा इनफ क्या है,
तो भाई देखो व्हाट का जवाब दे रहा है, व्हाट इज गुड एज अ फीस्ट। इसका मतलब है कि जब आप भरपेट खा लेते हैं तो वो भी उतना ही अच्छा है जैसा कि फीस। तो व्हाट इज व्हाट, व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये नाउन है, बट यहाँ नाउन जो है वो उसमें ही नहीं दिया। हेयर इट इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर प्रोनाउन इज वर्किंग एज अ नाउन। मतलब यहाँ पर है ये, लेकिन यहाँ पर किसी जिसको प्रक्रिया को नाम दे दिया, तो इसीलिए ये नाउन है, मगर नाउन यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पूछा क्या गया है, जो उसके हिसाब से पूछे तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ ये इनफ काम किसका कर रहा है, नाउन का। किसके रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट, क्योंकि ये किसी चीज के बारे में नहीं बता रहा है इंडेफिनेट प्रोनाउन, लेकिन ये एक सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, लेकिन वो एक अलग उसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन का हुआ है, वो किसी चीज के बारे में बताएगा। यहाँ पर ये प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो प्रिसाइजली ये नाउन है। ही वॉज अप बिफोर डॉन, अप क्या है बताइए, अप क्या है। जब हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, यानी कि जिन्हें कॉपुला कहा जाता है, इजारम वॉज इजारम वगैरह लगते हैं, तो उनके बाद या तो एडजेक्टिव आते हैं या नाउन आते हैं। अब ये एडजेक्ट नाउन तो है नहीं, तो ही वॉज अप, ही वॉज अवेक, जागा हुआ, क्या बता रहा है। अब सोचोगे क्वालिटी तो है नहीं, अवस्था तो बता रहा है, किसी की स्टेट तो बता रहा है, तो वो किसी के बारे में ही तो बता रहा है, तो वो क्या हो गया, दैट इज एडजेक्टिव। The rich often escape what the poor must endure. The rich often escape क्या, तो ये जो क्लॉज है what the poor must endure, ये कौन सा, क्या, क्या का जवाब दे रहा है, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, दैट इज नाउन क्लॉज। इन द सेंटेंस, अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, इसको भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, जैसे वो उसमें टाइम लगा। नो सूनर हैड द लेक्चर बिगिन देन द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, द क्लॉज इंट्रोड्यूस बाय देन इज, तुम खुद सोचो फिर मुझे बताना क्या है इसका। देखो ये कौन सा क्लॉज है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये नो सूनर देन कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, नो सूनर देन कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, जैसे ही वैसे। अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है। देन जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो उससे शुरू होने वाला क्लॉज क्या हो गया, उससे शुरू होने वाला क्लॉज क्या हुआ, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हुआ। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किस में आते हैं, या तो नाउन क्लॉज होते हैं या एडवर्ब क्लॉज होते हैं। तो जैसे ही द लेक्चर बिगिन द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, तो यहाँ पर ये जो है आपका कौन सा है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये जो स्टार्ट हुआ द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, ये आपका कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। अब ये कौन सा क्लॉज है, अब ये भी देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये कौन सा क्लॉज है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये कौन सा क्लॉज है, कि नो सूनर जो है ये बताता है दोनों इवेंट्स के बीच में टाइम गैप बहुत कम है, दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली हुए हैं, कि जैसे लेक्चर शुरू हुआ वैसे इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी हो सकता है और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन भी हो सकता है, लेकिन क्या मानते हैं इसको, इसको है भाई दोनों जगह अलग अलग है, तो ये सूनर को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, तो जैसे ही वैसे है, तो ये कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। और तो यहाँ पर नेस्फील्ड में ये दिया गया है कि इसको जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ही माना जाता है, कंपैरिजन वाला नहीं है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ही माना जाता है। मुझे पता आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम माना जाता है। नो सूनर, ये किसको है, सूनर, जैसे ही, जैसे ही। तो देन जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, सूनर को कर रहा है। तो नो सूनर देन, ये कोरिलेटिव जो है वो कंजंक्शंस हैं। ये पूरे के पूरे भाई देखो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है, चूंकि नो सूनर एक एडवर्ब है और एडवर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमें वर्ब लेना पड़ता है, तो यहाँ हमारा वर्ब आ रहा है। अब यहाँ पर द नो सूनर हैड व्हेन द लेक्चर बिगिन देन द इलेक्ट्रिसिटी फेल, द लेक्चर बिगेन एंड द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, तो ये दो हैं। तो पहले लेक्चर शुरू हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फेल हुई, तो जो प्रिंसिपल है वो लेक्चर है और इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और देन यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है।
समझ गए? ये ऐसा देखो कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। He has lived here all his life. The tense has lived is, has lived है आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द टीचर वॉच द स्टूडेंट डैश द आंसर विद अनयूजुअल कॉशन। अब यहाँ पर राइट लगाएं, राइटिंग लगाएं, क्या लगाएं भाई? मैंने आपको अगर याद हो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सी वगैरह के साथ, सी के साथ, वॉच के साथ, हियर के साथ, अब ये सी की ही फॉर्म है, ध्यान से देखने को वॉच बोलते हैं, तो इनके साथ अपन बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, या हमको जो है यहाँ पर हम पार्टिसिपल का यूज़ भी कर सकते हैं, मगर दोनों में अंतर होता है। जब आप बेयर इन्फिनेटिव लगाते हो तो उसका मतलब होता है जब तक काम ख़त्म नहीं हो गया तब तक देखते रहे, काम ना हो गया, जेसीबी की से होने वाला जो है वो जो जेसीबी का काम होता है ना, जैसे खुदाई चल रही होती है और लोग बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, ओहो आज तो जेसीबी चल रही है, और लोग देखते ही रहते हैं। इन द सेम वे ऐसे ही, और जो अगर आप पार्टिसिपल लगाओगे तो उसका मतलब है बस सरसरी तौर पे देख लिया, यू डोंट नो वेदर द एक्शन गॉट कंप्लीटेड और नॉट। और जब यही चीज़ पैसिव में लिखी जाती है तो आप इन्फिनेटिव लगाते हो। तो भाई जब टीचर जो है बच्चों को आंसर लिखते हुए देख रहे हैं तो वो शुरू से अंत तक ही देखेंगे, तो इसीलिए यहाँ आंसर आएगा राइट, राइटिंग नहीं आएगा, राइट आएगा। अब यहाँ देखो ये पार्टिसिपल है। सबसे पहले वर्क हार्ड फॉर मेनी ईयर्स, शी डिजर्व द प्रपोर्शन। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले जो वर्क है ये आपका स्टेटिव नहीं है, डायनामिक वर्ब है। ये फिजिकल एक्शन नहीं बता रहा है, यो सॉरी मेंटल एक्शन नहीं बता रहा है, ये फिजिकल एक्शन बता रहा है। फिजिकल एक्शन, और एक काम खत्म, पूर्णतः खत्म होने के बाद दूसरा काम हो रहा है, तो यहाँ पर टाइम गैप है, इसीलिए यहाँ आएगा हैविंग वर्ड। अब मैंने आपको नोइंग बहुत अच्छे से समझाया है, अगर तब भी समझ में ना आया तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई, फेफड़ा निकाल के तो समझा दिया। He was charged dash negligence in the discharge of duty। चलिए बताइए चार्ज के साथ क्या लगाना चाहिए? चार्ज के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आता है, और 35 क्वेश्चन हैं ये वाले। तो ही वॉज चार्ज विद, चार्ज के साथ फिक्स प्रेपोजिशन विद होता है। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ के बाद रीजन देना होता है, वाई, ओइंग टू, बिकॉज, मतलब ओइंग टू द चेयरमैन सडन इलनेस। देखो यहाँ बिकॉज इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि बिकॉज द चेयरमैन से, बिकॉज के साथ आपको ऑफ लगाना पड़ेगा, कंजंक्शन बनाना है ना, तो आपको यहाँ पर मतलब यहाँ नहीं सॉरी, अगर इसको प्रेपोजिशन बनाना है, अगर मैं देखो बावली हो रखी मैं भी, अगर आप बिकॉज एक कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस आता है, ऐसा ना है हम पढ़े लिखे नहीं हैं, चलो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, आपसे ज़्यादा तो नहीं है मगर हैं थोड़े बहुत, पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत, कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं, इंसान है, बच्चे समझ के माफ़ कर देना। तो ये जो है अपने आप को, तो ये देखो जो बिकॉज होता है ना, ये होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या लेता है? अपने बाद पूरा सेंटेंस लेता है, पूरा सेंटेंस लेता है। अब ये पूरा सेंटेंस नहीं है, द चेयरमैन सडन इलनेस, दैट इज अ नाउन। नाउन किसके बाद आता है? प्रेपोजिशन के बाद। इसमें प्रेपोजिशन कौन सा है? ओइंग टू, इसीलिए लगाया ओइंग टू द चेयरमैन सडन इलनेस। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, द मीटिंग कॉल्ड ऑफ क्यों करी? चेयरमैन की सडन इलनेस की वजह से। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। He left the room angry but returned unusually calm। अब यहाँ पर ये पूछा है कि काम क्या है? He left the room angry but returned unusually calm। अब यहाँ पर अगर angry ली होता तो ये एडवर्ब हो जाता। He left the room, state, state, state देखो, मैनर मत देखो, स्टेट देखो। गुस्सा और शांत, ये दोनों क्या बता रहे हैं? क्वालिटी, स्टेट बता रहे हैं। तो ये क्या है? दैट्स एन एडजेक्टिव। स्टेट देखनी है, मैनर नहीं। I shall not go unless you accompany me। The clause unless you accompany me is, मैं तब तक जब तक की, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, चलो आप ही बता दो यार,
कंसेशन होता है ऑल्दो दो वाला, और ये कंडीशन बता रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। By the time we reached the station, the train had already left. The tense used are दो tenses है. By the time we reached, past indefinite, past perfect. तो एक ही है, पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट है, वैसे तो द पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट दिया हुआ है। ही वॉज फूलिश इनफ, ही वॉज फूलिश इनफ, जैसे होता ना, ही वॉज टू फूलिश टू बिलीव, तो यहाँ पर फूलिश इनफ है। वैसे तो इनफ जो होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के लिए लगता है, जैसे ही इज़ टू फूलिश टू बिलीव एनी, ही इज़ टू फूलिश to do this thing, he is too foolish to solve this sum, उसमें तो not to होता फिर वो, he is too foolish to solve this sum, he is so foolish that he cannot solve this sum, ये होता। लेकिन जब गुड एडजेक्टिव्स होते हैं तो हम इनफ लगाते हैं, ही जैसे ही इज रिच इनफ टू बाय दिस कार, लेकिन यहाँ पर फूलिश के साथ लग गया, लेकिन हम वही इन्फिनेटिव लगाएंगे, तो ही वॉज फूलिश इनफ टू बिलीव द स्ट्रेंजर्स प्रॉमिस। द स्पीकर ड्वेल्ट ऑन या जो है यहाँ पर देखो ये ऑन या ओवर होता है, द यहाँ पर ऑन या अपॉन होता है, सॉरी देखो द स्पीकर ड्वेल्ट ऑन या अपॉन होता है, इसका मतलब किसी बात को प्रोलॉन्ग करना, खींचे जाना, द स्पीकर ड्वेल्ट अपॉन। Whatever he says is accepted without question, whatever he says is accepted without question, तो यहाँ पर आएगा whatever he says क्या है, whatever he says is accepted, यहाँ पर ये क्या है, जो कुछ भी, what is accepted, what का जवाब दे रहा है, तो that is noun clause। He is no better than a hypocrite, he is no better than, he is no better, he is better, he is better मतलब यहाँ पर ये इसकी क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव है, उसके पहले नो लग रहा है, वो एडवर्ब है, तो यहाँ पर बेटर क्या है, दैट्स एन एडजेक्टिव। Had I known your intention, I would have opposed it. Had I known your intention is, अगर मुझे तुम्हारी इंटेंशन पता होती, तो भाई ये वही है, ये कंडीशनल क्लॉज है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। She will have completed the manuscript by Friday. Will have completed कौन सा टेंस है, will have, that is future perfect tense, the answer is B, future perfect। The old man sat silently dash at the fading light, ध्यान से क्या कर रहे हैं, काम साथ में ही हो रहे हैं, ऑनगोइंग एक्शन है, बैठ गए और एक्शन साथ में हो रहा है, गेजिंग, एक्शन साथ में हो रहे हैं। He has been debarred dash appearing in the examination, और debarred के साथ कौन सा जो है वो आता है, ये बताइए, and that is he was debarred from appearing in the from someone, तो यह was debarred from appearing in the examination। The alone survivor narrated the incident, alone क्या है, अलोन जो है वो सर्वाइवर के पहले आ रहा है, सर्वाइवर के लिए ये आर्टिकल द लगा है, ये नाउन है, तो ये क्या हो गया, दैट्स एन एडजेक्टिव, द आंसर इज बी। दैट ही वॉज ऑनेस्ट वॉज एडमिटेड इवन बाय हिज राइवल, दैट व्हाट वॉज व्हाट का व्हाट वॉज एडमिटेड, दैट ही, व्हाट का जवाब दे रहा है, दैट नाउन क्लॉज। ही इज इंटेंट डैश सिक्योरिंग अ फॉरेन स्कॉलरशिप, मुझे नहीं पता इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, मगर ये एक अच्छे क्वेश्चन है। आप लोगों को बहुत सारे लोग मैराथन वगैरह करवा रहे हैं, सिर्फ उसमें वर्ड्सवर्थ के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, उसमें शेक्सपियर के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। आई थिंक कि आप लोगों को, आप बढ़िया है आप लोगों का वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर और ये सब जो है और जगह से करिए, ग्रामर यहाँ से कर लीजिए, या जो भी यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगे, क्योंकि बाकी तो लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं, मैं तो इतना कुछ मुझे आता जाता है नहीं, मैं तो बात थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो जो थोड़ा बहुत है, ये जो थोड़े से हैं चीज़ें हैं, वो आपको अगर हेल्पफुल लगती हैं और आपको लगता है कि हाँ भैया हमारे इससे कुछ काम हो सकता है, तो देख लो ना। तो मैराथन तो बहुत चली रही हैं, हमारे बस की तो है नहीं भैया मैराथन चलानी, बाकी सब जवान है, मैं तो बुढ़ी हो ली अब, ठीक है ना। ही इज़ इंटेंट ऑन, इंटेंट ऑन का मतलब होता है
मतलब किसी चीज़ की के प्रति इंक्लिनेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो है, डैश टू द नॉइज फॉर सेवरल मंथ्स द रेजिडेंट्स फाइनली लॉज्ड अ कंप्लेंट। तो भाई एक एक्शन खत्म होने के, पूर्णतया खत्म होने के बाद जो है वो कंप्लेंट लॉन्च की गई है। तो हैविंग बीन एक्सपोज्ड, तो भाई यहाँ पर हैविंग बीन इसलिए लगाया है क्योंकि नॉइज लोग खुद नहीं सुनते हैं, किसी के द्वारा सुनवाई जाती है। तो दे आर नॉट द डूअर्स, वो जो है वो पैसिव रेसिपिएंट्स होते हैं, इसीलिए हैविंग बीन एक्सपोज। तो यहाँ तक हो गया। तो ये क्वेश्चन 35 थे। अब बताओ 35 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। वैसे तो मुझे पता है कि जो लाइव क्लासेस वगैरह होती हैं उसमें टाइम मतलब चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको सही में बता रही हूँ, मेरे से मेरी यही प्रॉब्लम है कि मैं लाइव में अपनी क्लासेस लाइव लेती हूँ, उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। मगर यहाँ मेरा लाइव ना आने का एक ही रीज़न रहता है कि मुझे लगता है यूट्यूब का सर्वर बहुत धीमा चलता है। हालांकि हो सकता है मैं नई वैकेंसी में अपने आप को चेंज करूँ, मैं अपने आप को चीज़ें अंदर अपने अंदर बहुत सुधार करूँ, क्योंकि सुधार की ज़रूरत सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने कुछ जो है ये विभिन्न उससे जो है ये वोकैब के क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड होर्स। होर्स का मतलब होता है, अगर हम होर्स का मीनिंग है फटी हुई और भारी आवाज़ जो होती है, मतलब जो बैठी हुई आवाज़ होती है ना, होर्स वॉइस कहते हैं। तो उसकी क्रोकी, ग्रफ एंड हस्की, ये तीनों जो हैं वो इसके सिनोनिम्स हैं। तो एंटोनिम इसका होगा दैट इज मेलो, यानी कि बड़ी स्वीट सी मीठी सी आवाज़। डिसिम्युलेशन, पहले आप वर्ड देखो फिर मुझे बताओ डिसिम्युलेशन इसका क्या देना है हमें। डिसिम्युलेशन का देना है ऑपोजिट। तो डिसिम्युलेशन का मतलब क्या होता है? डिसिम्युलेशन का मतलब होता है, डिसिम्युलेशन मीन्स होता है छिपाना, टू कंसील। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? दैट इज जेन्युइननेस, दैट इज जेन्युइननेस। चूज द करेक्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। स्पुरियस, स्पुरियस का मतलब क्या होता है? स्पुरियस का मतलब होता है फेक, नकली और इनसिंसियर। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? आप चाहे यहाँ पर देखो, एक वर्ड आ रहा है मिराज। मिराज का मतलब भी वही होता है धोखा। फोनी का मतलब भी होता है आर्टिफिशियल। और स्नाइड जो होता है, जो वर्ड होता है इसमें किसी को इसमें दैट इज यस, ये स्नाइड है। स्नाइड का मतलब होता है किसी को डांटना, या उसमें है दैट इज कोई डेरोगेटरी या इंसल्टिंग वर्ड्स यूज़ करना। तो इसमें ऑपोजिट क्या होगा? बोनाफाइड। इसका जो करेक्ट ऑपोजिट होगा दैट इज बोनाफाइड। बोनाफाइड जो होता है इसका मतलब होता है जेन्युइन या रियल। इंडिक्ट, ऑपोजिट बताना, इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है टू फॉर्मली अक्यूज और चार्ज समवन विद अ सीरियस क्राइम। किसी के ऊपर आरोप लगाना, किसी को अक्यूज करना, टू अक्यूज समवन। तो इसमें अगर आप ये देखें तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा एक्सकल्पेट, यानी कि कोई आरोप से मुक्त हो जाना, एक्सकल्पेट। इसके साथ आप ये देखें जो इंक्रिमिनेट और इम्पीच है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। इंडिक्ट, इंक्रिमिनेट, इम्पीच, यानी किसी पे टू अक्यूज समवन। तो ये जो है ये सिनोनिम्स है। तो इसका सही जवाब होगा एक्सकल्पेट, यानी कि किसी को आरोप से मुक्त करना। द नेक्स्ट वन इज प्यूराइल। अब मैं आपको इसमें इसका रूट वर्ड भी बताती हूँ। प्यूराइल सिनोनिम बताना है। प्यूराइल, देखो प्यूराइल जो होता है ये लैटिन, जो इसकी रूट है वो लैटिन रूट है, लैटिन वर्ड है, और ये लिया गया है PUER। प्यूअर का मतलब होता है बॉय, बॉय से लिया गया। अब जो चीज़ बॉय से होगा प्यूराइल, तो उसका क्या सिनोनिम होगा बताइए, तो है ना। और इसे पूछा क्या है? सेम मीनिंग पूछा, तो कन्वे द सेम मीनिंग। अब प्यूराइल बॉय से लिया गया, बॉय से बॉयिश, यानी कि कैसा? चाइल्डिश। यानी कि क्या हो गया? प्यूराइल का मतलब होगा चाइल्डिशली सिली और ट्रिवियल। चाइल्डिशली सिली, प्यूराइल का होगा चाइल्डिशली चाइल्डिश, बचकाना। और ऑपोजिट क्या होगा इसका? मैच्योर, दैट इज ऑपोजिट। इवांसेंट, इवांसेंट जो है इसका मतलब होता है, जैसे आजकल एफेमेरल चल रहा है,
इसका सेम है, इवांसेंट का मतलब जो बहुत कम देर के लिए होता है, बहुत ही कम देर के लिए इवांसेंट। तो क्या होगा इसका? दैट इज फ्लीटिंग, एफेमेरल, फ्लीटिंग। सेम मीनिंग कैंटेंकरस, क्योंकि पहले एंटोनिम सब सिनोनिम्स चल रहे हैं। कैंटेंकरस, कैंटेंकरस आप वर्ड बोल के ही पता चल रहा है बहुत ही ज़्यादा जो झगड़ालू, लड़ाकू, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? कैंटेंकरस। तो उसका ऑपोजिट क्या, उसका सिनोनिम क्या होगा? क्वेरलसम। बहुत ही लड़ाकू, झगड़ालू व्यक्ति जो होता है दैट इज कैंटेंकरस। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक और वर्ड आ रहा है प्लायबल, मैं वैसे ही बता देती हूँ। प्लायबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। हो, अच्छा, कितनी बढ़िया बात है। पता नहीं ऐसे प्लायबल लोग कहाँ पाए जाते हैं। हम तो भैया 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारी ऑडियंस तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं ये प्लायबल लोग जा कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। फिर भी हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जो है हमारा भी जो है मेरा टाइम आएगा। तो कैंटेंकरस है क्वेरलसम, और प्लायबल बताया था इजीली इन्फ्लुएंस या फ्लेक्सिबल। गैरुलस, द सी इज गैरुलस टुडे। गैरुलस का सिम्स वो बताना है। गैरुलस का मतलब होता है बहुत ही बतौड़ा, बहुत ही बातूनी जो होता है उसे गैरुलस कहते हैं। बहुत ही एक गैरुलस ना बेसिकली उन लोगों को कहते हैं दे हु कैन टॉक ऑन silly matters. They're so talkative that they can talk incessantly over anything that is talkative. और इसका reticent जो होता है वो कम बोलने वाले होते हैं। reticent कम बोलने वाले होते हैं। सिनाइल, सिनाइल का मतलब देखो, सिनाइल, नाइल, बहुत, नाइल नदी से लो, नाइल इसकी रूट से लो, नाइल, नाइल मतलब होता है नदी, ओल्ड नदी। सिनाइल बहुत ओल्ड, थोड़ा सा दिमाग चल जाता है तो मेंटली इनफर्म, मेंटली इनफर्म। गैलिड, गैलिड को याद करो गलन से। गैलिड मतलब गलन, हाथ में पक, चाहे देखो कितनी गर्मी क्यों ना हो रही हो, बर्फ को बहुत देर तक हाथ में नहीं पकड़ सकते। गैलिड गलन से याद करो, एक्सट्रीमली कोल्ड। मेंडेशियस, सेम मीनिंग बताना है। मेंडेशियस, मेंडेशियस का मतलब होता है जो नॉट टेलिंग द ट्रूथ, जो है ना सच नहीं बोलता, डिसीटफुल होता है। मेंडेशियस इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, नॉट टेलिंग द ट्रूथ। तो ट्रूथफुल इसका एंटोनिम है। मेंडेशियस इज लाइंग, झुट्टन झुट्टन। जॉनी जॉनी यस पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा। मेंडेशियस वो पोर्ट्रे कर रहा था। क्लेंडेस्टीन, क्लेंडेस्टीन, क्लेंडेस्टीन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो चोरी छिपे की जाती है, सामने नहीं की जाती है, चोरी छिपे, क्लेंडेस्टीन। एंड दैट इज हिडन। और ऑपोजिट क्या होगा? पब्लिक। मैनुमिट, मैनुमिट, मैनुमिट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को आज़ाद कर देना, टू फ्री अ पर्सन फ्रॉम स्लेवरी और बॉन्डेज, टू सेट फ्री। ऑपोजिट होगा एनस्लेव, मैनुमिट, सेट फ्री। पार्सिमिनी, ओहो इसमें 2 ही रह गए। इसमें इसका है नहीं, तो मुझे इसमें लगाना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं इसमें। देखिए, पार्सिमनी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका तो एंटोनिम आ रहा है जो है पार्सिमनी का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा जो है ना पैसा खर्च करने में बहुत जान निकलना, चाहे ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वो वाला जो होता है ना पार्सिमनी होता है। एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी, वही चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो इसके लिए आप स्टिंगी जो है वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं,
पार्सिमनी के लिए आप स्टिंगी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारा जो वर्ड्स है वो रह गए हैं, तो स्टिंगी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्टिंगीनेस। अब ये कुछ स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं। तो पहला है आपका, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको देखना है। लैशियस, LASCIVIOUS। लैशियस का मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा जो एक्सेसिव, जैसे कहना चाहिए वन हु रिवील्स एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर, दैट इज़ लैशियस। या बहुत ही ज़्यादा, हिंदी में शब्द मुझे इसका आ नहीं रहा है, लैशियस। चलिए, डेसिकेशन, DESICATION, डेसिकेशन, DESICATION, डेसिकेशन। आप लोगों ने सुना होगा और मेरी बहनों ने तो सुनी रखा होगा, डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ करते हैं ना हम लोग। डेसिकेटेड कोकोनट बहुत सारी मिठाइयों में डलता है, खीर में डलता है, और वैसे भी जो है वो यूज़ होता ही है। डेसिकेटेड, एक्सट्रीम ड्राई, DESICATION, डेसिकेशन, DESICATION, डेसिकेशन, extremely dry. Find the correctly spelled word niggardly. Niggardly, NIGGARDLY। निगर्डली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कंजूसड़ा, तो ये है निगर्डली, स्टिंगी, कंजूसड़ा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अबंडेंट। अबंडेंट, ये ना ए और ई में दिक्कत होती है कि ANT होगा या ENT होगा। बहुत सारे लोग ना ENT करेंगे कि अरे लिख लिख के भी देखेंगे अबंडेंट। अबंडेंट की क्या होगी, जिसको पता है वो उसको नहीं कह रही हूँ, मगर हम कर देते अबंडेंट। ये होगा कि ये होगा, भैया ये ना कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल में होती ही है। तो अबंडेंट की स्पेलिंग है ABUNDANT, अबंडेंट, यानी कि प्रचुर। assassin, 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 ASSASSIN। assassin का मतलब होता है, डबल एस लगाते हैं। assassin एक इसका एक ट्रिक भी है, SSIN, SSIN, assassin, assassin। इससे याद हो जाता है यह assassin। हमलावर। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मैग्निफिशेंट, MAGNIFICENT, MAGNIFICENT। अब इसमें ऊपर वाले में A और D में क्या अंतर है, वो मैग्निफिशेंट लिखा है और होता है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट, MAGNIFICENT, CIENT नहीं होता, मैग्निफिशेंट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको जो है इसमें ईडियम्स का मीनिंग बताना है। डॉग इन अ मैंगर, डॉग इन अ मैंगर फेलो, डॉग इन अ मैंगर फेलो, दैट इज अ सेल्फिश मैन। दैट इज जो व्यक्ति, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये जो डॉग इन अ मैंगर फेलो है ना, एसप की फेबल से लिया गया है। और एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को कोई चीज़ इसलिए नहीं लेने देता कि चाहे उसके काम की हो या ना हो, मगर दूसरों को इसलिए लेने देगा कि भाई मैं दूसरों को फलता फूलता कैसे देख सकता हूँ, मैं दूसरों को कैसे जो है सफल होते देख सकता हूँ। जैसे बहुत सारे आप ही के साथी होंगे जिन्होंने जो है मेरे बारे में कुछ नहीं बताया होगा और ऊपर से मेरी बुराई और करके आए होंगे, अरे बहुत गुस्से वाली है, वो तो ऐसी ऐसी बातें करती है, टाइम वेस्ट करती है। क्यों? दे आर डॉग इन अ मैंगर फेलो। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप जो है कुछ सीख ले, कुछ कर ले। ऐसा होता नहीं, आप बताइए, आप अगर इत्तेफाक रख के जो चीज़ खराब है खुद में फंस गए हैं तो दूसरे को भी फंसाएंगे, लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में और बुराई करके दूसरे को कहेंगे नहीं नहीं, इधर जाने का नहीं है। तो डॉग इन अ मैंगर फेलो इज अ सेल्फिश पर्सन।
अ डॉग्स लाइफ, देख के ही पता चल रहा है डॉग्स लाइफ का मतलब क्या होता है, बहुत कुत्ते जैसी जिंदगी जीना, यानी कि टू लिव अ वेरी मिजरेबल लाइफ, टू लीड अ मिजरेबल लाइफ, टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। डू द थिंग ऑन द स्लाई, टू डू द थिंग ऑन द स्लाई का मतलब होता है कि कोई चीज चोरी छिपे करना, टू डू समथिंग कोवर्टली, चोरी छिपे, कोवर्टली मतलब चोरी छिपे, क्लेंडस्टिनली, चोरी छिपे करना, चोरी चोरी चुपके चुपके, डू द थिंग कोवर्टली। डिली डैली, एंड डिली डैली का मतलब होता है भाई साहब डिली डैली, एक गाने में भी है, वो किडी का गाना है, शुगर डैडी डिली डैली, तो डैली शट अप एंड बेंड ओवर, एक गाना है उसमें शुरुआत में आता है डिली डैली, और डिली डैली का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, एनी टाइम वेस्ट करते हुए फिर ना, एमलेस वेंडरिंग, टू वेस्ट टाइम। कट द गॉर्डियन नॉट, कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कि भाई अंततः किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। तो हेयर आई रेस्ट, आई हैव कवर्ड 60 क्वेश्चंस ओवर हियर। 60 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो गए। पानी पी लो जरा, एक मिनट। और 60 क्वेश्चंस में आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा वैल्यूएबल चीज़ मिली होगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत गलत फहमियों में रहती हूँ मगर मुझे अच्छा लगता है गलत फहमी में रहना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाकी के करवाऊँगी कल। और भाई देखो, मैं जितने क्वेश्चन करा सकती हूँ उतना ही, इतनी मेरी लिमिट है, मुझे इससे ज़्यादा होता नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।